चलिए हम लोग आज बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इससे पहले हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम लोग ये समझ चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लाइंस के द्वारा इंडिकेट किया जाता था, जिसे हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जहां तक बात आ रही है, तो हमें यह समझना पड़ेगा या कि पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें पता चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी से। जैसा कि डेंसिटी पता है ना, डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट और क्वांटिटी पर यूनिट एरिया। तो हम बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दैट एक्सप्लेन्स और डिटरमाइंस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ क्वांटिटी दैट एक्सप्लेन्स और डिटरमाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो लिखेंगे the number of electric field lines per unit area is known as electric flux। इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं, जैसे कि करंट क्या है? द फ्लो ऑफ चार्जेज। करंट फ्लो ऑफ चार्ज है, तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है या कोई सब्सटेंस फ्लो कर रहा है, तो उसकी डेंसिटी या उसकी स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो डिपेंड करेगा एरिया पर। हम सपोज करते हैं कि कुछ इस टाइप का आपका एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रही है, ये कंडक्टर है, मतलब तार है, मैंने यू रखा, ऐसे कर रखा है ना, ठीक है। अंदर से आगे से ये वाइड एरिया है और यहाँ शॉर्ट एरिया है। अब देखिए, हम सपोज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रही है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने के कारण पर यूनिट एरिया में से 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये मान लीजिए ये जो एरिया दिया हुआ है 10 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया है। ये 10 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब 10 मिलीमीटर एरिया में कितने 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वही कह सकते हैं ना कि जो द लाइन थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फ्लो, है ना, इसी लाइन पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो अब यहां से जब 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है, तो एग्जिट भी 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक चार्जेज लॉस नहीं होगा। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट भी करेगी। तो अब यहां से भी जो एग्जिट करेगी वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी? तो वो भी यहां पर भी एग्जिट करेगी 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही रहेगी। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी 1000 ही रहेगी। से इसका एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये मान लीजिए ये 10 मिलीमीटर स्क्वायर है, या कहिए चलो 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो अब यहां पर डेंसिटी कितना है? तो यहां डेंसिटी हम देखेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 10, आप कह सकते हैं कि इसमें 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर स्क्वायर मिलीमीटर इंटर कर रहा है, जबकि यहां एग्जिट कर रहा है। तो कितना हो गया? 1000 डिवाइडेड बाई 2.5, तो यहां कितना आ गया? 400, यानी यहां आ गया 400 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो
अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि यहाँ डेंसिटी कम है और यहाँ डेंसिटी ज्यादा है। तो जो जनरल आपको मैकेनिक्स में टर्म डेंसिटी के लिए आया है वो इलेक्ट्रिसिटी में वो टर्म फ्लक्स के लिए आया है। यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि ये एज ए है, एज बी है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कम है और बी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। यानी इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइंस क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। या अगर टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन passing through a given area is known as electric flux. Number of electric field lines passing through the area of electric fields is known as electric flux. That is, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, वेयर एज ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डी एस एरिया। It is represented using symbol phi. That is हम कह सकते हैं phi is equal to E into ds। और चूंकि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो यहां से इसको डिटेल फार्मूला का डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से फॉर्मूला हो गया फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। इस तरह से कर दूं मोड ए मोड डी एस कॉस थीटा। इसका एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, इसका एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और पॉइंट जाने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्लैनर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड्स करता है, ऑन। तो पहले कहता है इट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्लैनर ऑब्जेक्ट। यानी ये डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और उसका ओरिएंटेशन किस तरफ है। इट मींस इसमें एक पॉइंट में ध्यान रखिएगा, कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज जीरो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू the surface area। if electric flux or electric field is parallel to surface area or surface, the electric flux will be zero। electric flux will be zero। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल है देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ओ पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्लक्स चूंकि इसके परपेंडिकुलर होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है,
तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो फ्लक्स परपेंडिकुलर हो गया, तो फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री, तो फाई इक्वल टू हो गया ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 जीरो, तो फाई इक्वल टू ई डी एस इंटू जीरो, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। अब आगे इसमें कुछ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात, इसी से रिलेटेड और टर्म समझ ले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन ऑब्जेक्ट के पर किस तरह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कि प्लेन सरफेस इस तरह से है, अलोंग एक्स एक्सिस है ना, तो इसका परपेंडिकुलर ये क्या हो गया डी एरिया वेक्टर, और ये क्या हो गया ई परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, है ना, दैट इज इस कंडीशन में कह रहा है क्या कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। यानी कह रहा है क्या कि यदि अब ये जो फील्ड लाइन है इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और जब ये इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर किस तरफ से कर रहा है, अगर अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, और अगर इनसाइड जा रहा है तो ये फ्लक्स निगेटिव होगा। तो ये समझ रहे थे कि अगर ये पैरेलल है ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ई और डी एस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ई डी एस हो गया ना, ई डी एस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स क्या हो गया इस कंडीशन में, ई डी एस कॉस थीटा, दैट इज कॉस 90 डिग्री आ गया, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री, दैट इज इस कंडीशन में फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वही चीज अभी दो चीज ध्यान में रखें कि अगर फील्ड लाइन सरफेस में इंटर करेगा तो फ्लक्स निगेटिव, और से जब निकलेगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगला कंडीशन देखते हैं कि इस तरह से है आपका सरफेस, है ना। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, फील्ड लाइन इंटर कर रहा है, तो इसका फ्लक्स कैसे बनेगा, तो ds तो ये हो गया, ये कंपोनेंट ds हो गया, ई इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, ई परपेंडिकुलर है या और ये एंगल हो गया थीटा, तो यहाँ फ्लक्स फाई इक्वल टू हो गया ई ds cos थीटा, पर्टिकुलर एंगल पर है। अगर क्लियर, चलिए अगला पॉइंट कहता है क्या कि डायरेक्शन ऑफ डेल एस इज डिटरमाइंड बाय एरिया वेक्टर। इसका जो डायरेक्शन है ds का एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ds का डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है। क्यों डिपेंड कर रहा है, इसीलिए कि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी ds एरिया जो है सरफेस एरिया उसका कुछ तो एरिया होगा, और चूंकि एरिया है तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, इसीलिए कह रहा है इस कंडीशन में जो फ्लक्स है ये डिपेंड कर रहा है डेल एस एरिया वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, और जो ds है ये हमेशा प्लेन के नॉर्मल होगा, ds हमेशा प्लेन के नॉर्मल होगा, ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एंटी पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में है तो फ्लक्स निगेटिव होगा। चलिए अब इसमें हम बात करेंगे आपको गॉस थ्योरम की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो थ्योरम है दैट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम या गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है उसका हम स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया इज is 1 upon epsilon naught total charge on that surface। गॉस थ्योरम स्टेटमेंट की बात पहले करते हैं। गॉस थ्योरम कहता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू an area is
1/epsilon naught times charge on that surface. That is, हम कह सकते हैं phi e is equal to 1/epsilon naught q और phi e is equal to q/epsilon naught. अब इसको प्रूफ देखते हैं. ये कहता है phi e इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन एरिया इज 1/epsilon naught टाइम्स चार्ज ऑफ दैट एरिया. अब इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ देखेंगे कि ये क्या कहता है. आगे इसकी डिफरेंट कंडीशन को समझते हैं. तो कहते हैं क्या, इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक सरफेस है. हम अभी गॉस थ्योरम के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर रहे हैं. तो इसमें हम अभी तक पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि किसी सरफेस से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकलते हैं, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. राइट. अब इसमें हम मान लेते हैं एक सरफेस है कोई जिसका सरफेस एरिया ए है और इसके पॉइंट ओ पर कोई एक चार्ज सिचुएटेड है. ये एक सरफेस है जिसके पॉइंट ओ पर एक चार्ज सिचुएटेड है. अब इस सरफेस पर एक छोटा सा हम सरफेस एरिया ले लिए डीएस एरिया का, जिस पर हम मान लिए पॉइंट पी. अब हम देखेंगे कि पॉइंट पी से होते हुए यानी इस सरफेस से होते हुए टोटल कितने फील्ड लाइंस गुजरते हैं. यानी इस सरफेस एरिया का को टोटल फ्लक्स डेंसिटी कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है. तो कहता है कि लेट P क्या है, P इज अ पॉइंट ऑन सरफेस. P सरफेस पर कोई पॉइंट है जिसका जो R विच इज R अपार्ट फ्रॉम O, जो पॉइंट O से R मीटर की दूरी पर है, जहां पर चार्ज कहाँ है और O पर क्या है, फ्रॉम O जहां पर चार्ज रखा हुआ है Q. एंड सो E क्या है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P. E क्या है, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है किसके कारण, ड्यू टू चार्ज Q. एक और फिर से हम समझ लेते हैं. मान लेते हैं ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पर हमने एक पॉइंट माने P, जो O जहां पर चार्ज रखा हुआ है यहां से R मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है. अब इस P के अराउंड जो सरफेस बन रहा है ds एरिया का, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है ये निकालना है. यहाँ पर ds क्या है, स्मॉल एरिया ऑफ द सरफेस. हम पहले भी पता लगाए थे ना कि P पर चार्ज Q के कारण P पर कुल कितना फ्लक्स बन रहा है, जहां P का एरिया, P क्या है, एक छोटा सा स्मॉल एरिया है ds, है ना, इसका एक छोटा सा पार्ट लिए स्मॉल एरिया ds. तब यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ds क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ds, फ्लक्स ऑन ds. अब ds पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या था, फाई इज डी फाई ई, चूंकि स्मॉल एरिया है ना, तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट डी एस. पहले तो फॉर्मूला ई डॉट डी एस या डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा. अब चूंकि ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट यानी ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड Q का, इलेक्ट्रिक Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड R पर Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. अब यहाँ E की वैल्यू पुट करेंगे,
जो हमारा डी फाई का एक्सप्रेशन हुआ उसमें ई का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया, डी फाई ई इज इक्वल टू गिवन है ई डी एस कॉस थीटा, दैट इज ई इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, राइट। दैट इज क्या हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा आ गया, मल्टीप्लाई के q इंटू 1q आर स्क्वायर तो हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, दैट इज इसको इस तरह से लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट हो गया, राइट। चलिए जहां ds cos थीटा क्या है, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये सॉलिड एंगल, अब यहां पर सॉलिड एंगल के डेफिनेशन से तो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये सॉलिड एंगल है ड्यू टू सॉलिड एंगल एट O, इट इज सॉलिड एंगल एट O ड्यू टू ds। अब जो ds सरफेस बना है इसके कारण इस O पर जो सॉलिड एंगल बना है डी ओमेगा, ये क्या है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो गया डी ओमेगा, दैट इज हम क्या लिखे डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या है O के कारण सॉलिड एंगल, यानी क्या हो गया डी ओमेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ये तो स्मॉल फ्लक्स हो गया। अब टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया लीनियर इंटीग्रल फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सर्कुलर इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर दिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, अब q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो फाई ई इज इक्वल टू तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिए, दैट इज इंटीग्रेट किए डी ओमेगा को, किसको डी ओमेगा को। अब डी ओमेगा क्या है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का क्या वैल्यू होता है डी ओमेगा सॉलिड एंगल, और इससे पहले की क्लास में वीडियो में देख लीजिए हम बताए हैं सॉलिड एंगल का वैल्यू होता है 4 पाई, तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, तो 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, क्लियर। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इन द वीडियो वी विल एक्सप्लेन सम मोर concepts.